नमस्कार। एनटीपीसी की इस सीरीज में आज हम हाजिर हैं 11 मार्च 2021 शिफ्ट 2 से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, कथन है कि कुछ सूती कपड़े रेशमी कपड़े हैं और सभी रेशमी कपड़े ऊनी कपड़े हैं, और कोई ऊनी कपड़ा जो है नायलॉन का कपड़ा नहीं है। ठीक है। और कुछ नायलॉन के कपड़े पॉलिएस्टर है। तो दिया गया है कि कुछ सूती कपड़े रेशमी कपड़े हैं। देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं सूती कपड़े। ठीक है। तो ये आपका हो गया सूती कपड़े। और जैसा कि दिया गया है कि रेशमी कपड़े हैं, तो यहाँ से ये आपका हो गया रेशमी कपड़े। फिर अगला है कि सभी रेशमी कपड़े ऊनी कपड़े हैं। ठीक है। सभी रेशमी कपड़े ये जो है ये ऊनी कपड़े हैं। ठीक है। ऊनी कपड़े हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोई ऊनी कपड़ा नायलॉन का कपड़ा नहीं है ना। कोई ऊनी कपड़ा जो है नायलॉन का कपड़ा नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं नायलॉन, जो कि इनसे अलग है। या हो भी सकता है कि सूती हो, ये नहीं है तो, है ना। लेकिन देखते हैं यहाँ पर अलग लेते हैं। और कुछ नायलॉन जो है पॉलिएस्टर है। ये जो है कुछ क्या है, पॉलिएस्टर है। पॉलिएस्टर। ठीक है। अब आते हैं निष्कर्ष पर। ये तो कथन था। अब निष्कर्ष पर आते हैं। जैसा कि दिया गया है कि कुछ सूती कपड़े नायलॉन के कपड़े हैं। देखिए सूती कपड़े नायलॉन के कपड़े हैं नहीं है, है ना। यानी आपका पहला गलत। दूसरा है कोई रेशमी कपड़ा नायलॉन का कपड़ा नहीं है। तो देखिए रेशमी कपड़ा यहाँ है और नायलॉन यहाँ पर, इनसे कोई सीधा ये संपर्क नहीं है ना। यानी आपका सही है। कुछ सूती कपड़े ऊनी कपड़े, देखिए कुछ जो सूती है ये ऊनी है। यानी ये आपका सही है। यानी यहाँ पर जो है निष्कर्ष 2 और 3 क्या हो रहा है, सही हो रहा है। किसमें आपसे दिया गया है, ये दिया गया है दूसरे में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि संविधान के अनुच्छेद 348 एक के अनुसार भारत के उच्च न्यायालयों में कार्यवाही के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग किया जाता है। तो सभी आप जानते हो, है ना, अंग्रेजी भाषा का। ठीक है। चलिए आगे है कि एक फर्म के बिजली बिल का एक भाग नियत रहता है और दूसरा भाग खपत की गई बिजली की यूनिटों की संख्या के आधार पर बदलता रहता है। तो किसी माह जो है 480 यूनिट बिजली की खपत होने पर बिल कितना आ रहा है, 1620 रुपया। और दूसरे माह जो है 690 यूनिट बिजली की खपत होती है तो इतना रुपया आ रहा है। तो यदि अगले माह जो है 500 यूनिट की बिजली की खपत हुई तो उस माह का बिल क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो है आप ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है कि एक नियत मान है ना। एक नियत मान है। तो नियत वाला अगर मान लें कि जो नियत भाग है वो है आपका एक्स। ठीक है। और जो प्रति यूनिट जो बिजली का खर्च है, प्रति यूनिट बिजली का जो खर्च है वो है वाई। तो अगर आप प्रश्न पर ध्यान देंगे तो एक माह में जो 480 यूनिट बिजली अगर खपत होती है ना, तो नियत भाग तो ये आपका रहेगा। और एक यूनिट पे आपका जो वाई रुपया लग रहा है, तो 480 यूनिट है तो यानी 480 वाई। और ये बराबर हो जाएगा 1620 के। ठीक है। और दूसरा है दूसरे माह में 690 यूनिट बिजली, दूसरे माह में। ठीक है। तो ये आपका ये तो नियत रहेगा ही रहेगा, ये आपका 690 यूनिट। तो लग जा रहा है 2250। अब इसको आप घटा दीजिए, है ना। तो अगर आप घटाते हो तो देखिए ये चिन्ह आपका जो है चेंज हो जाना है, ये आपका खत्म। इसमें से ये घटा दीजिए। देखिए वाई का तो वाई रहेगा, है ना। ये जीरो, 9 में 8 घटेगा 1 और 6 में 4 घटेगा 2, माइनस होना है। और ये आपका देखिए जीरो, 5 में 2 घटेगा 3, और ये 12 में 6 घटेगा 6। ठीक है। अब तो देखिए 21 तिया 63। ठीक है। यानी वाई का मान हो गया 3। यानी कि आपका प्रति यूनिट बिजली जो है वो 3 रुपया है। ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं पहले वाले से, इस वाले समीकरण से, एक्स बराबर ये देखिए 480 है तो 480 में 3 से आप गुणा करते हो तो कितना होना चाहिए, 1620। अब ये जीरो, 3 8 24, और 2 3 चौको 12 2 14, 1620। अब एक्स बराबर 1620 इधर आकर आपका हो जाएगा 1440। अब ये जीरो जीरो, 12 में 4 घटेगा 8। ठीक है। ये 5 में 4 घटेगा 1। तो एक्स का मान आपका इतना हो गया। तो आपको निकालना कितना के लिए था, तो वो 500 यूनिट के लिए। ठीक है। तो 500 यूनिट के लिए अगर देखो तो ये तो नियत मान आपका 180 रुपये लगना ही लगना है। और 500 यूनिट है तो ये आपका 3 से कर दीजिए गुणा, अर्थात 180 और प्लस ये आपका 1500। ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाना है, तो हो जाएगा 1680 रुपया। ठीक है। अर्थात तीसरा।
आगे देखते हैं। अगला है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। और देखिए ये कैसे हो रहा होगा। अगर यहाँ से 6×5 = 30 करते हैं तो ये 30×5 = 150 होगा, लेकिन 6 अधिक हो रहा है। तो अगर इसको अगर ऐसे करते हैं, 6×6 = 24 कर लेते हैं, ठीक है, और इसमें अगर 6 जोड़ते हैं तो आपका 30 हो रहा है। ठीक है, अब इस 30 में 4 की जगह हम 5 से करते हैं तो ये आपका 150 हो जा रहा है, और इसमें 6 जोड़ें तो ये 156 हो जा रहा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर 156 अगर हम लेते हैं, और जैसे कि देख रहे हो 4×5 बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पर 6 से गुणा करेंगे, तो 6 से गुणा करेंगे तो 6×6 = 36, और 6×5 = 30, 3×3 = 33, और 6×3 = 9, और ये 6 ही बढ़ रहे हैं तो 6 बढ़ा दीजिए, यानी 942। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जा रहा है, तीसरा। ठीक, चलिए आगे है। यहाँ पर आपका कथन दिया गया है, ठीक है, कि हमेशा जो है वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो धारणा क्या है, तो धारणा दिया गया है कि लोगों में प्रायः अतीत और भविष्य के बारे में सोचने की प्रवृत्ति होती है, तो ये बात तो सही है। और दूसरा है कि वर्तमान अतीत या भविष्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, ये बात भी सही है। ठीक है, मतलब कि इसमें दोनों जो धारणाएं हैं वो सही है ना, यानी आपका हो जाएगा चौथा की धारणाएं 1 और 2 दोनों निहित है। ठीक ना, चलिए आगे है कि भारतीय संविधान के लागू होने से लेकर कितने वर्ष के लिए अंग्रेजी को संघ की एक सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। तो ये जो प्रश्न है ये आपके लिए है, और हमें आशा है कि इसका आंसर जो है आप कमेंट में अवश्य बताएंगे। तो हमें आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पर भी जो है ये आपका जो है कथन है, ठीक है, कि सभी इमारतें कमरे हैं और कोई कमरा टावर नहीं है, और कुछ टावर जो है खंभे हैं। ठीक है, तो जैसा कि दिया गया है कि जो भी सभी इमारतें हैं, ध्यान रखिए ये इमारतें हो गई, और ये सभी की सभी क्या है, कमरे हैं। ये हमने ले लिया कमरे, और कोई कमरा टावर नहीं है, कोई कमरा टावर नहीं है, तो ये आपका हो गया टावर, कोई कमरा टावर नहीं है, और कुछ टावर खंभे हैं। ठीक है, तो कुछ टावर जो हैं ये खंभे हैं। और निष्कर्ष है कि कोई इमारत टावर नहीं है। देखिए कोई इमारत टावर नहीं है, दोनों में संपर्क है नहीं है, तो भैया नहीं है, है ना, मतलब ये आपका सही है। देख रहे हैं दिया गया है कि कोई खंभा कमरा नहीं है, तो ध्यान रखिए यहाँ पर से, तो यहाँ से भी स्पष्ट था कि सभी जो, देखिए कोई कमरा टावर नहीं है ना, कोई कमरा टावर नहीं है, मतलब इमारत आपका टावर नहीं होगा, तो इसके लिए तो ये सही था। लेकिन यहाँ पर अगर देखें कोई खंभा कमरा नहीं है, ये खंभा जो है कमरा नहीं है, तो इसके अनुसार तो सही बैठ रहा है। लेकिन इसमें कहीं पर ऐसा कुछ दिया नहीं कि नहीं है, मतलब इसका जो हम अगर ये खींचे, एक और लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं ये इमारत, और सभी इमारत जो है आपके कमरे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका टावर, जो ये टावर नहीं है ना, जैसे कि दिया गया है कि कोई कमरा टावर नहीं है, लेकिन दिया गया कुछ टावर खंभे हैं, कुछ टावर जो है खंभे हैं, मतलब कि ये आपके क्या हो सकते हैं, ये आपके जो है ये महाशय जी जो है खंभे इस रूप में ऐसे खंभे हो सकते हैं, क्योंकि नहीं दिया है तो हो भी सकते हैं। और जब ये हो भी सकते हैं, ऐसा शर्त इसमें नहीं दिया है कथन में, मतलब कोई खंभा कमरा नहीं है, तो यहाँ पर खंभा आपका कमरा हो सकता है, मतलब ये आपका कथन हो भी सकता है नहीं भी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, दूसरा है कि कोई खंभा इमारत नहीं है, कोई खंभा इमारत नहीं, तो देखिए भैया ये भी हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यहाँ पर देखेंगे तो नहीं होगा, यहाँ पर देखेंगे तो होगा, मतलब इसमें हाँ या ना दोनों है, यानी ये भी आपका खत्म। तो आपका निष्कर्ष ये जो है सही है। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा केवल निष्कर्ष ये पालन करता है। ठीक, चलिए आगे है। किसी परीक्षा में जो है 28% छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण है, और 32% छात्र जो है अंग्रेजी में, और 20% छात्र जो है दोनों विषयों में। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान देंगे तो कुल जो अनुत्तीर्ण छात्र अगर हम निकालें, कुल अनुत्तीर्ण छात्र, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आपके हिंदी वाले हैं, फिर आपके अंग्रेजी वाले हो गए, और इसमें जो दोनों उभयनिष्ठ हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 28, ये आपका 32, और ये आपका 20। अब इसको जोड़ लीजिए, कितने हो जाना है, ये आपका 60 और ये 20, यानी कि 40%, मतलब कुल अनुत्तीर्ण छात्र जो है 40% है। तो आपको पूछा है कि उत्तीर्ण कितने होंगे, तो भैया 100 में से 40 जो है अनुत्तीर्ण है, तो सीधी सी बात उत्तीर्ण कितने होंगे, तो आप 100 में से ये कम कर दीजिए, जब इसको कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 60%। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, दिया गया है एक खंभे का निचला हिस्सा स्टील का है और ऊपरी हिस्सा लकड़ी का है,
और जमीन पर खंभे के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से ए लकड़ी के हिस्से का शीर्ष एस का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और बिंदु ए से स्टील के हिस्से का शीर्ष आर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो खंभे की लकड़ी वाले हिस्से की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं ये आपका स्टील वाला हिस्सा है, ठीक है, और इस पर ये कर दिया गया लकड़ी वाला, ठीक है, और ये आपका हो गया 100 मीटर की दूरी, ठीक है। अब अब इस बिंदु जो है 100 मीटर की दूरी, जो दूरी बिंदु ए है, ठीक है, यहाँ से लकड़ी के शीर्ष जो एस है ना, तो ये लकड़ी का शीर्ष ये वाला आपका एस है, इसका उन्नयन कोण जो है आपका जो बन रहा है, तो कितना बन रहा है, तो 60 डिग्री का, ठीक है। यहाँ से कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। फिर यहाँ पर क्या दे रहा है कि आर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, यानी यहाँ से जो है ये आर का उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री है, ठीक। तो खंभे की लकड़ी वाले हिस्से की ऊंचाई, तो लकड़ी वाला हिस्सा आपका ये वाला भाग है, ये वाला आपको याद करना है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर देखेंगे इस वाले त्रिभुज के लिए, तो आपका tan 45 होगा, और आपको चाहे लंब आधार, तो यहाँ पर ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ठीक है। तो लंब वाला ये जो हिस्सा है, ध्यान रखिए, ये वाला जो हिस्सा है, और ये आपका आधार 100 है, ठीक है, और tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से अगर आप इसको ध्यान देंगे, ये वाला हिस्सा जो आपका कितना हो जा रहा है, 100 मीटर हो जा रहा है, यानी ये वाला आपका कितना हो गया, 100, क्योंकि यहाँ 45 है, तो ये दोनों आपके सेम टू सेम होंगे। देखिए यहाँ से लोगे आप tan 60, तो tan 60 अगर लेंगे, तो यहाँ पर जो है आपका देखिए लंब लंब क्या हो जा रहा है, 100 प्लस आपका एच हो जाएगा, और यहाँ पर आपको 100 दिख ही रहा है। तो देखिए यहाँ पर tan 60 का जो मान क्या होता है, आप जानते हो कर्ण 3 होता है, ठीक है। अब एच बराबर कीजिएगा, तो देखिए 100 से कर्ण 3 में गुणा होगा, तो ये अब जो है कर्ण 3 100 हो जाना है, ये 100 कर्ण 3 आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से जो 100 जो जोड़ है, इधर आकर क्या हो जाना है, माइनस, मतलब ये यहाँ पे जो है आपका 100 कॉमन हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा कर्ण 3 माइनस 1, ठीक है। अब कर्ण 3 के लिए आपको दिया गया है ये लेने के लिए, तो आप यहाँ पर ले सकते हो 1.732 और एक घटा दीजिए। अब एक घटाओगे, सीधी सी बात है, ये आपका हो जाएगा 0.732। अब आप गुणा करोगे तो 732 दशमलव की शक्कर जो है कहाँ पर आ जाना है, यहाँ पे, यानी कि 73.2, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 73.2 मीटर, ठीक ना। चलिए आगे है कि दो साइकिल सवार एक स्थान से विपरीत दिशाओं में साइकिल चलाना शुरू करते हैं, और एक साइकिल सवार जो है 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उत्तर की ओर जाता है, और दूसरा जो है 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दक्षिण की ओर जाता है। तो वे कितने समय बाद एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर होंगे, ठीक है। मतलब कि अगर हम ध्यान दें, एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, तो इनके बीच की दूरी जो है यहाँ पर है 43.75 किलोमीटर, ठीक है। और एक की आपका चाल मान लीजिए आपका 14 है, और इसका जो है 21 है, ठीक। तो कितने समय बाद एक दूसरे से इतनी दूरी पर होंगे, यानी कि समय आपको निकालना था, तो समय निकालोगे तो सीधा सीधी समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा 4। अब भले जो है आपको सापेक्ष चाल निकाल लेना होगा, सापेक्ष चाल, ठीक है। यहाँ पर जो है देखिए दोनों बढ़ रहे हैं, है ना, एक दूसरे की ओर, तो यहाँ पर ये मान जो है आपका जुट जाएगा, और दूरी तो आपका जो दिख रहा है ही, यानी ये आपका 43.75, और ये आपका जुड़कर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाना है 35। तो देखिए यहाँ से आपका 35 से कम 35, 35 से कम 35, 13 मतलब 5 घटेगा 8 और 7, 87 हो जा रहा है, तो 35 दूनी 70, तो 17 और 5, है ना, तो 35 5 175, ठीक। यानी 1.25 घंटे हो जाएगा, और जैसा कि दिया गया इसमें मिनट में है, तो मिनट में दिया है, आप इसको क्या कर सकते हो, बदल लीजिए मिनट में, यानी कि हो जाएगा 60 से गुणा, ये आपका 0 और 6 5 30, ठीक है, 14 का 12 3 15, 1 और 6 कम 6 1 7, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी आपका 75 मिनट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि दूसरा। आगे देखते हैं, अगला जो है यहाँ पर ग्राफ दिया गया है, किसी शहर में एक सप्ताह के 7 दिनों के दौरान होने वाली वर्षा और केवल एक दिन के समय होने वाली वर्षा के प्रतिशत को दर्शाया गया है। तो ग्राफ के आधार पर सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा वाले दिनों में हुई वर्षा का अंतर लगभग कितना होगा। ध्यान रखिएगा कि ग्राफ के आधार पर सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा वाले दिनों में हुई वर्षा का अंतर, यहाँ पर ग्राफ देखते हैं, और सबसे कम और सबसे अधिक, तो सबसे अधिक वाला हिस्सा आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये कितना है, ये लगभग बीचों बीच है ना, अगर ये ग्राफ है उसमें स्पष्ट दिखेगा, तो ये बीचों बीच मान कर चलिए, तो ये आपका 225 हो जाना है, ठीक है।
और सबसे कम वाला कौन है? तो ये है। ये कितना है आपका? इसके अंतर बीच में है ना 125। तो इनका अंतर अगर आप करोगे तो कितना हो जाना है? तो इनका अंतर आपका जैसे देख रहे हो कितना का है? 100 का। ठीक है। तो पहले इस प्रश्न के अनुसार अगर देखोगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 100 mm। ठीक ना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए ग्राफ में किसी शहर में एक सप्ताह के 7 दिनों के दौरान होने वाली वर्षा और केवल दिन के समय के दौरान होने वाली वर्षा के प्रतिशत को दर्शाया गया है। इन 2 दिनों में हुई दिन के समय सर्वाधिक वर्षा हुई है ना, 2 दिनों में। तो यहाँ पर अगर ग्राफ में देखेंगे तो देखिए दिनों में ये आपको ज्ञात करना है, जो कि सर्वाधिक किस में हुई है, ये वाला आपको देखना है ना। तो सर्वाधिक वाले आपको दिन आपको ये दिख रहे हैं अधिक, और ये वाले दिख रहे हैं, यानी शुक्रवार और शनिवार। ठीक है ना। इसमें आपका आंसर हो जाएगा शुक्रवार और शनिवार, ये आपका चौथा। आगे जो आप देखेंगे ये देखिए पाई चार्ट है। ठीक है। और पाई चार्ट में मोबाइल फोन बनाने के क्रम में हुई अलग अलग खर्चों को जो है दर्शाया गया है। ठीक है, जो कि प्रतिशत में है। अब सवाल की ओर आते हैं। जैसा कि दिया गया है, यदि 250 मोबाइल फोन बनाने की कुल लागत जो है 25 लाख है, तो एक फोन की परिवहन लागत कितनी होगी? एक फोन की परिवहन लागत कितनी होगी? ठीक है। तो अगर आप ध्यान दोगे, परिवहन लागत यहाँ पर कितना परसेंटेज है? 10% है। ठीक। तो यहाँ से अगर 250 मोबाइल फ़ोन का परिवहन लागत निकालेंगे तो यहाँ से 25 लाख का 10% हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ से 0 0 0 0। ठीक। आपका इतना ये हो गया। तो ये 250 मोबाइल फ़ोन का है, लेकिन अगर एक फ़ोन का अगर हम निकालेंगे, एक फ़ोन का, तो देखिए क्या हो जाना है, 25 और ये आपका 4 0। इसमें आप भाग कर दोगे 250 से, तो 0 0। 25 से कीजिएगा तो 25 से कम 25 और ये 3 0, अर्थात 1000। ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1000 रुपये, यानी कि दूसरा। ठीक। आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि यदि 250 मोबाइल फ़ोन बनाने की कुल लागत 25 लाख रुपये है, ठीक है, तो एक मोबाइल की पैकेजिंग लागत और उसकी तकनीकी लागत से कितनी कम है? ठीक है। फिर से ध्यान दीजिएगा, तकनीकी और पैकेजिंग। यहाँ पर आपका पैकेजिंग है और ये है तकनीकी। ठीक है। तो यहाँ पर जो है पैकेजिंग लागत की अगर निकालें एक फ़ोन की, ठीक है, पैकेजिंग, पैकेजिंग ये लागत अगर निकालें एक फ़ोन की, तो अगर आप ध्यान दोगे तो जैसे यहाँ पर आप निकाले थे, ठीक है ना, उसी हिसाब से आपको करना है कि दो, देखिए 25 लाख है, 3 0 और 2 0, और ये एक फ़ोन का निकालेंगे तो आपका ये इतना ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसका जो है पैकेजिंग का 5% है, तो 5/100। यहाँ से आपका हो जाना है 3 0 खत्म। ठीक है। ये अब 25 से ये आप करोगे तो देखिए 25 से कम 25 और ये 2 0। ठीक है, मतलब ये आपका हो गया 500। अब आपको जो है तकनीकी वाला ये निकालना था, तो तकनीकी वाला निकालिएगा। ठीक है, यही ना तकनीकी वाला निकालना था। ठीक है। यहाँ पर हम एक फ़ोन की जो है तकनीकी लागत निकालते हैं। तकनीकी लागत आप उसी तरह कर लीजिए। ठीक है, यानी ये आपका 25, 3 0 2 0 और ये 250, और ये है आपका 15%, तो 15/100। ठीक है। तो देखिए ये 2 0 1 0, यानी 3 0 यहाँ से खत्म। 25 से कीजिएगा तो 25 से कम 25, यानी कि आपका 100 हो जाना है, यानी आपका हो जाएगा 1500। ठीक है। अब इसमें पूछा था कि तकनीकी लागत से कितनी कम है पैकेजिंग लागत की कीमत। तो यहाँ पर देख रहे हो कि तकनीकी वाला 1500 है और पैकेजिंग वाला 500, तो कितना कम हो रहा है? 1000 ना। यहाँ पर आप सीधा सीधी कर सकते हो आपका 1000। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आरेख है, जैसे दिया गया है कि वृत्त जो है उत्तर भारत के सांसदों को निरूपित करता है ना। ये वृत्त जो है उत्तर भारत के सांसद हैं, उत्तर भारत के सांसद। ठीक है। अब अगला है कि वर्ग जो है 70 वर्ष से अधिक वाले, वर्ग जो है ये 70 वर्ष से अधिक वाले हैं। और फिर है कि त्रिभुज जो है स्नातकोत्तर सांसद हैं, त्रिभुज जो है ये स्नातकोत्तर। ठीक है। तो आपका जो दिया गया है कि कौन सा क्षेत्र शेष भारत के 70 वर्ष से कम आयु वाले स्नातकोत्तर सांसदों को निरूपित करता है।
तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये पूरे उत्तर भारत का है, मतलब ये काम समाप्त। 70 प्लस वाले तो ये वाला आपका हिस्सा हो गया, ये वाला इधर वाला काम समाप्त। शेष भारत वाला ये था, तो उसमें 70 से ये कम छाट दिए, तो आपको बचा कौन? एफ। आंसर क्या आ जाएगा? एफ। ठीक है। चलिए यहाँ पर है कि 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई और एफ, जो अलग अलग कार्यालय में काम करते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम ले लेते हैं जो व्यक्ति हैं आपके ए बी सी डी ई और एफ हैं, और ये इस कार्यालय में काम करते हैं। तो जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, इनमें से 3 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। डी ई की पत्नी है, ध्यान रखिए, डी जो है ई की पत्नी है, मतलब ये देखिए, ये पत्नी है, मतलब ये आपका महिला हो गई। इसकी पत्नी है तो इसकी है ना, ये आपका यहाँ से पुरुष हो गया। अब जो कि कार्यालय एन में कार्यरत है, देखिए ये जो कार्यालय है एन में है। ठीक है, यहाँ पर आप कार्यालय ले सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, कोई भी महिला कार्यालय एल या पी में कार्यरत नहीं है। ठीक है, मतलब एल और पी जो है इसमें महिलाओं के लिए नहीं है ना, इसमें महिलाएं नहीं है। ठीक। अब देखिए, सी डी की बहन है, सी डी की बहन है, ये सी जो है डी की बहन है, यानी कि ये भी महिला हो गई, ये आपका पुरुष हो गया। लेकिन इससे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये पुरुष हुआ, एक बात ये भी ध्यान में रखिएगा। अब यह है कि और कार्यालय के में कार्यरत है, कौन? सी। इसमें है तो के में है। ठीक है। अब है कि एफ जो है कार्यालय एम में, एफ जो है कार्यालय एम में, डी कार्यालय एल में, ये डी जो है कार्यालय एल में। ठीक है। अब बचा एल और पी, तो यहाँ से तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि भैया एल का काम हो गया, बचा पी। ठीक है। तो अब दिया गया है कि कोई भी पुरुष जो कार्यालय ओ में कार्यरत नहीं है, कोई भी पुरुष। ठीक है। तो इनमें से कौन कार्यालय पी में है? तो यहाँ से अगर जैसा दिया गया कि इसमें महिला नहीं है, तो 2 महिलाएं तो यहाँ पर आपको दिख रही है, और इसमें से जो है पी वाला भी काम समाप्त हो गया, जो कि पुरुष काम कर रहा है, लेकिन बचा एल वाला जिसमें महिला काम नहीं कर रही है। तो यहाँ पर पुरुष कौन आपको बच रहा है? ये वाला ई, जो कि बी का पति है, यानी यहीं क्या काम करेगा? ठीक है, यहीं आपका जो है काम करेगा पी में। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ई। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है कि विकल्पों में दिए गए 4 स्थानों में से 3 एक निश्चित तरीके से संगत हैं। ठीक है, और एक असंगत है, तो असंगत विकल्प का चयन करें। आप इस पर अगर ध्यान देंगे, ठीक है, अगर इस पर ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा ये जो 3 चीज़ें देख रहे हो आप, साबरमती है, राजघाट है, मणिवन है, ये गांधी जी से संबंधित है ना, कोई स्मारक है और संग्रहालय है। ठीक है। लेकिन ये जो आप देख रहे हो, ये नई दिल्ली का जो राजपथ है, ठीक है, ये मुख्य मार्ग है, जो राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं दिल्ली में उसका मुख्य मार्ग है। ठीक है, यही आपका संगत हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। आगे देखिए, यहाँ पर कथन है कि कुछ जो कारें हैं बसें हैं, कुछ कारें बसें हैं, सभी रेलगाड़ियाँ कारें हैं, और सभी विमान जो है रेलगाड़ियाँ हैं। यहाँ पर लेते हैं विमान, और ये दे रहा है कि सभी रेलगाड़ियाँ हैं, सभी रेलगाड़ियाँ हैं। ठीक है, और सभी रेलगाड़ियाँ कारें हैं, सभी रेलगाड़ियाँ कारें हैं, ये कार हो गए। और कुछ कारें बस है, कुछ कारें जो है बस है, ये कुछ कारें आपकी हो गई बस। तो निष्कर्ष है कि सभी विमान बस है। देखिए, सभी विमान बस हैं, नहीं है भैया। ठीक है, मतलब ये आपका गलत हो गया। दूसरा है कुछ कारें विमान हैं, देखिए कुछ कारें, यहाँ देखिए ये जो कारें हैं विमान हैं, तो हाँ है। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही हो जाना, मतलब निष्कर्ष जो है सही होगा। तो अब इसमें से आप देख रहे हो निष्कर्ष में से एक गलत है, दूसरा जो है सही है, तो केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, यही आपका आंसर होगा। आगे है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। अब बीच वाले पर आप जो ध्यान दोगे तो आप देखोगे कि ये एक तरह से क्या है, ये 3 का घन है, ये 6 का घन है, ये 7 का घन है। ठीक है। अब ये है कि 3 आया कैसे, तो अगर आप ध्यान दोगे, देखिए ये आपका 4 7 11, और ये 5 3 8, और आप घटा दो तो कितना आएगा? 3, और ये 3 का घन हो गया। उसी तरह इसको देखते हैं, ये 6 5 11, और ये 2 3 5, घटाएंगे तो आपका 6 आ जाएगा, जो कि ये है। उसी तरह से देखें, 4 9 13, है ना। अब इसमें से क्या घटाएं, जैसे ये आप एक घटा दो पहले, तो 12 हो गया। अब इसमें क्या घटाएं कि 7 आए, यानी 5 घटाएंगे तो
7 आएगा, है ना। यानी यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाना है 5, जो कि चौथा होगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा। तो देखिए ये जे जो कि 10वें नंबर पे आता है, और यहाँ से आपका है एल जो कि 12वें नंबर पे, यानी 10 दो 12, और देखिए ये 12 दो 14, 14वें नंबर पे एन है। ठीक है, तो आपको हो जाएगा 14 दो 16, 16वें नंबर पर क्या आता है पी, तो आपका देख रहे हो कि पी आया हुआ है, मतलब यही आपका सही हो गया, बात खत्म, है ना। आगे देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको लगता है कि नहीं देख लेते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। इसको ही देखिए ना, लास्ट वाला, 5 में से देखिए एक कम हुआ है। अब यहाँ से इसका कोई मतलब नहीं बनता है ना, कुछ अलग सा है। तो यहाँ से एक, जैसे एक कम हुआ तो एक कम करके देखिए ना, तो क्या हो जाएगा 11, यहाँ से आपको मिल रहा है ना। ठीक है। अब देखिए उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। कैसे होगा, देखिए बी दूसरे नंबर पे, एच जो है 8 पे, तो कितने की ये हो रहा है, 6 की बढ़ोतरी, 6 का अंतर है ना। अब हाँ, यहाँ पर आप देख रहे हो ये आपका किस पर है, ये 16वें नंबर पे आता है, ये आपका 22वें नंबर पर, ये भी आपकी 6 की बढ़ोतरी, एन 14वें नंबर पे। अब इसमें उसी तरह 6 की बढ़ोतरी कर दो तो 14 6 क्या हो जाएगा 20। अब इससे पे क्या आता है टी, यानी आपका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक। चलिए यहाँ पर देखिए, इसमें भी आपको दिया गया है कि 4 खेलों में से 3 एक निश्चित तरीके से संगत हैं और एक असंगत है, तो असंगत का चयन करना है। इसमें फील्ड हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, टेनिस है। तो आप देखते हो हॉकी है, फुटबॉल है और क्रिकेट है, इसमें सब में जो है 11 11 खिलाड़ी होते हैं ना, 11 खिलाड़ी होते हैं। लेकिन टेनिस जो है इसमें एक या दो खिलाड़ी होते हैं ना, यही आपका अलग हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो, ये जो है आउटडोर गेम हो जाएगा, ये इंडोर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किए जाने पर कौन शब्द पहले स्थान पर आएगा। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए सब में आप देख रहे हो कि सी ए एल, सी ए एल, सी ए एल, सी ए एल, यहाँ तक तो समान है। ठीक है। लेकिन अब आगे उसे देखोगे तो यहाँ पर आपका एफ है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है सी है, यहाँ पर आपका क्या दिख रहा है सी है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है ई है। तो पहले क्या आता है सी आता है ना। ये आपका ई एफ तो ना आएगा नहीं, मतलब हमको सिर्फ और सिर्फ पहले वाले का चुनना है, पहले स्थान वाले को, बस यहाँ से आपका काम इनका खत्म। ये सी वाले में देखिए, अब यहाँ से बढ़ोगे तो देखिए यू एल ए टी, टी तक, यहाँ पर ये भी टी तक, इसमें अब आया यहाँ पे ई, यहाँ पर आया आई, तो पहले कौन आएगा ई या आई, ई आएगा, यानी यही आपका पहले स्थान पर हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरे स्थान पे। तो इस तरह से जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा यही। ठीक है, तीसरा आगे है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। आपको क्या लगता है यहाँ से देखने पर, ये देखिए कुछ ऐसा है, 30 30 31 31, तो आगे क्या। तो यहाँ से देखिए ये 30 जो है ये अप्रैल के लिए है ना, अप्रैल में 30 होता है, अप्रैल के बाद आपका मई छोड़ दिया है, आपको आ गया जून पे। ठीक है, ये जून के लिए है जो 30 दिन होते हैं, जून के बाद आपका जुलाई छोड़ दिया है, ये आपको आ गया अगस्त में। ठीक है, जिसमें कि 31 दिन होते हैं, अगस्त के बाद आपका जो है सितंबर छोड़ दिया। ठीक है, ये आपको आ गया अक्टूबर, जो कि 31 दिन का होता है, अक्टूबर के बाद आपका जो है नवंबर छोड़ दिया, क्योंकि छोड़ना पड़ेगा ना जैसे छोड़ रहा है तो। ठीक, तो नवंबर छोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका दिसंबर, जो कि 31 दिन का होता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा चौथा। अगला है कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित उस श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर 294, 180, 100, 48, तो आपको क्या लगता है। चलिए यहाँ पर अंतर करके हम लोग देखते हैं, अंतर यहाँ पर करेंगे तो ये आपका 4 है ना, 9 में 8 घटेगा 1 और 2 में ले घटेगा 1। अब यहाँ से देखिए आपका 80, यहाँ से आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, तो 52। ठीक, इसमें तो कोई मेल खा नहीं रहा है। यहाँ से देखिए इसको घटाइए तो क्या हो जाएगा 20, और ये 14 है ना, 34 अंतर हो जाएगा, है ना। और यहाँ से अंतर अगर करोगे आप तो यहाँ से आपको देखिए 10 में ले देखिए ये 2 घटेगा आपको 8। मतलब इस तरह से आपको ये बात नहीं बन रहा है ना। चलिए नहीं बन रहा है, इसको हम हटा देते हैं, देखते हैं। तो ये जो है इसके लिए अगर हम देखें तो देखिए 7 का घन जो कि 343 होता है,
और इस 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 49 होता है। और घटाएं इसमें से, ये आपका 4 है ना, ये आपका 9 और ये आपका 2। तो ये 7 के लिए आपका हो गया। उसी तरह जो है इसको अगर हम देखें, ये आपका किसके बीच आ जाएगा, तो 6 का घन करें, ठीक है, 216, और 6 का स्क्वायर करें तो आपका 36। तो ये 0, 11 में 3 घटेगा 8 और ये 1। ठीक है। अब ये वाला मान, तो ये 7 का हुआ 6 का हुआ, तो आप 5 का कीजिए। 5 का घन 125 और 5 का स्क्वायर तो 25, अंतर 100। ठीक है। उसी तरह 4 का जाइए, 4 का करोगे तो 64, 4 इसका स्क्वायर करोगे तो 16, ये आपका हो जाएगा 8 और ये आपका हो जाएगा ये। ठीक है, यानी आपका इतना हो जाएगा। अब जस्ट वैसे ही जो है 4 हो गया तो आप 3 के करने जाओगे तो आपका हो जाएगा 27, फिर स्क्वायर करोगे तो 9 और घटाइए तो 18 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो गया, चौथा। ठीक है, ये रहा बाकी के सही प्रश्नों का आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।